नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर पॉलिटिकल साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम थॉमस हॉब्स की बात करेंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए थॉमस हॉब्स की बात करते हैं। तो थॉमस हॉब्स मूलतः एक दार्शनिक है, एक वेस्टर्न थिंकर है। हमारे सिलेबस में जब हम थॉमस हॉब्स को पढ़ते हैं तो जिस सिलेबस के जिस पार्ट में थॉमस हॉब्स आते हैं वह वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का है। और मूल रूप से दार्शनिक तो है ही, असीमित संप्रभुता को सपोर्ट करते हैं थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स की जो पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग है वह असीमित संप्रभुता के इर्द गिर्द घूमती है। इसका मतलब यह है कि थॉमस हॉब्स ने सपोर्ट किया है एक एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी को, एक निरंकुश सत्ता को। आखिर क्या कारण ऐसे रहे जिनकी वजह से थॉमस हॉब्स को इस निरंकुश सत्ता को ही अपनाना पड़ा? क्यों? इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी आखिर क्या होती है। असीमित संप्रभुता, संप्रभुता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता वैसे हमारा पूरा एक टॉपिक है। जब सिलेबस हम देखते हैं तो सिलेबस के अंतर्गत हमें एक टॉपिक मिलता है संप्रभुता नाम का, पूरा एक टॉपिक है, डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ छोटी सी एक परिभाषा, एक उदाहरण की सहायता से मैं बिल्कुल आपको इजी वे में समझाना चाहता हूँ। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में उभरा। आखिर 15 अगस्त 1947 को हुआ क्या था? सभी जानते हैं, हमारा देश आजाद हुआ था। तो इसका मतलब यह है कि एक डिसीजन मेकिंग जो पावर आई थी हमारे हाथों में वह 15 अगस्त 1947 के बाद आई थी। यानी यह कि कोई व्यक्ति अगर आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से अपने कार्यों को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी बाह्य शक्ति के दबाव में नहीं है, किसी बाह्य शक्ति से प्रभावित नहीं होता है। यानी ये कि अगर आप किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं और किसी और व्यक्ति के दबाव में आकर आप वह कार्य नहीं करते हैं तो आप संप्रभु हैं। यही एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है। तो हॉब्स ने इस एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी का ही उपयोग किया है अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग में। एक्चुअली हॉब्स ने जिस सत्ता को क्रिएट किया है, कह सकते हैं अपनी जो पुस्तक है लेवियाथन हॉब्स की, उस पुस्तक में एक इमेजिनरी दुनिया की कल्पना की है होने को, तो क्योंकि दार्शनिक है हॉब्स तो एक इमेजिनरी दुनिया ही करते हैं। उन्होंने एक ऐसी समुद्री राक्षस की कल्पना की है जिसको समझौता करके लोग क्रिएट करते हैं, और यह जो समुद्री राक्षस है यही एक लेवियाथन है जो निरंकुश सत्ता का प्रतीक है। और यह लोगों को कंट्रोल रखने के लिए, मतलब लोगों पर कंट्रोल करने के लिए और एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इसको क्रिएट किया गया है। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आखिर हॉब्स ने निरंकुश सत्ता को ही क्यों चुना। अब इसके पीछे की कहानी को जानना है कि निरंकुश सत्ता को चूज करने के पीछे रीजन क्या है। देखिए, बिना कारण तो कोई चीज नहीं होती। लॉक की तरह सीमित सरकार को भी तो चुन सकता था हॉब्स, आखिर निरंकुशता को ही क्यों चुना? क्यों चाहता था हॉब्स कि उसका जो शासक हो, जो लेवियाथन है, वह एक ऐसा एक प्रतीक हो सत्ता का जिसकी सुप्रीम पावर उसके पास हो, जो पावर का एक सेंट्रलाइजेशन हो, मतलब पावर एक ही सोर्स में केंद्रित हो। आखिर ऐसा क्यों चाहता था? क्यों पावर को सीमित नहीं किया, क्यों पावर को असीमित कर दिया? हॉब्स में जब लॉक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लॉक ने सत्ता को सीमित किया है, सरकार को सीमित सरकार की बात करते हैं लॉक, लेकिन हॉब्स नहीं करते। हॉब्स ने तो असीमित कर दिया है, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की है। आखिर ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। शुरू से शुरुआत करते हैं। इसके पीछे का जो कारण है वह है हॉब्स का डर। हॉब्स के अंदर एक डर था। उसने कहा भी है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, एक तो मैं पैदा हुआ था और मेरे साथ एक शिशु पैदा हुआ था, डर, भय। तो हॉब्स ने जन्म लिया, हॉब्स के साथ उसके बहने भी जन्म लिया था जब उसका जन्म हुआ था। इंग्लैंड में उसका जन्म होता है और इंग्लैंड में उस वक्त गृह युद्ध की कंडीशंस चल रही होती हैं, यानी युद्ध का माहौल में पैदा होता है थॉमस हॉब्स। तो उसने जो देखा है, उसने जो महसूस किया है, उसने जो सहा है, वो एक युद्ध की अवस्था है। तो उसके जो माइंड है, उसकी माइंड की जो मानसिकता है वह इसी प्रकार की क्रिएट हो जाती है कि ये जो दुनिया है यह एक युद्ध की अवस्था में है, जहां व्यक्ति निराशाजनक है, एक लालची व्यक्ति है, कह सकते हैं एक प्रतिस्पर्धी व्यक्ति है जो आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। और ये जो आगे बढ़ने की होड़ है, ये जो प्रतिस्पर्धी एक जो ह्यूमन का नेचर है, इससे कहीं ना कहीं एक अराजकता का माहौल क्रिएट होता है। ठीक है, तो हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था की जो बात करता है हॉब्स, उस प्राकृतिक अवस्था की क्या कमी बताई है हॉब्स ने? यही तो बताइए कि व्यक्ति क्योंकि लालची है, क्योंकि एक घिनौना है,
भद्दा है, इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग हॉब्स ने व्यक्ति के लिए किया है। तो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है व्यक्ति के बारे में, ह्यूमन के बारे, नेचर के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में। इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हॉब्स ने रखा है। अब ये जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, इसकी वजह से हॉब्स ने जो शासक है उसे निरंकुश बना दिया है। क्योंकि इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप किसी एक शिक्षक हैं आप, और आप एक क्लास को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को पढ़ा रहे हैं, अगर क्लास में बच्चे एक उद्दंड प्रकार के बच्चे हैं, कुछ होते हैं, कुछ सिंसियर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कंट्रोल से बाहर होते हैं, मतलब उनका काम ही क्लास को डिस्टर्ब करना होता है। तो जो अच्छे बच्चों की क्लास है उसे कंट्रोल करना आसान है, या फिर उद्दंड बच्चों वाली क्लास को कंट्रोल करना आसान है? ऑब्वियसली सिंसियर बच्चों को कंट्रोल करना आसान है, लेकिन जो उद्दंड बच्चे हैं जिनकी मानसिकता नेगेटिव है, उनको कंट्रोल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? उनको कंट्रोल करने के लिए किसी ऐसे टीचर को अपॉइंट करना होगा जो थोड़ा सा निरंकुश हो, जिस पर थोड़ी सी सीमाएं ना लगाई जाए, थोड़ा सा प्रतिबंध ना लगाया जाए, और उसे एक जो कहते हैं कि मसल पावर का यूज कर कर वह उनको कंट्रोल में रख सके। ठीक है, तो हॉब्स ने इसी प्रकार की जो प्रकृति है वह मानव की बताई, और प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था होने का कारण भी यही था, क्योंकि ह्यूमन की जो नेचर है वह नेगेटिव है। ठीक है, तो इस नेचर की वजह से हॉब्स कहता है कि सोसाइटी में एक ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपस में लोग समझौता करते हैं, और समझौता करने के बाद सभी व्यक्ति, एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि मैं अपने अधिकारों को त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी स्वतंत्रता को त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को त्यागोगे। तो सभी व्यक्ति एक दूसरे से समझौता करते हैं और अपनी अपनी स्वतंत्रता को, अधिकारों को इस शर्त पे त्यागने के लिए तैयार होते हैं कि सामने वाला भी अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को त्यागेगा, और तभी अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को त्याग कर किसके हाथों में दे देते हैं? लेवियाथन के हाथ में दे देते हैं। अब लेवियाथन यहां पर समझौता का पार्ट नहीं है, याद रखें, लेवियाथन यहां पर समझौता का पार्ट नहीं है। समझौता हुआ है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में, और व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में समझौता करके उन्होंने अपनी जो अधिकार हैं और अपनी स्वतंत्रता है उसको दे दिया है लेवियाथन के हाथ में कि आप रखिए, आप हमारे अधिकार रखिए, आप हमारी स्वतंत्रता रखिए, और आप तो हमें एक जीवन की सुरक्षा दे दीजिए और एक वेल ऑर्डर सोसाइटी दे दीजिए जहां हम शांतिपूर्ण जीवन को व्यतीत कर सकें। अब बात यह आती है कि क्या लेवियाथन पूरी तरह से निरंकुश है? क्या उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल, यहां पर एक प्रतिबंध है, लेवियाथन पर एक प्रतिबंध है, और वह प्रतिबंध यह है कि लेवियाथन व्यक्ति की जीवन की अगर रक्षा नहीं कर पाता है, जीवन की सुरक्षा नहीं कर पाता है, तो लेवियाथन के विरोध करने का अधिकार हॉब्स ने नागरिकों को, उस स्टेट के नागरिकों को दिया है। वह समझौता भंग कर सकते हैं इस कंडीशन पर, सिर्फ इस कंडीशन पर, क्योंकि जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। हॉब्स के अंदर जो डर है ना, डर, जो मैंने कहा था कि हॉब्स के साथ एक भय, उसका जो जुड़वा भाई है उसने भी जन्म लिया था, भय ने। तो ये जो भय है यह जीवन की रक्षा ना कर पाने का भय है, अपने जीवन को खो देने का भय है। तो इस भय से ही मुक्ति के लिए व्यक्ति समझौता करेगा। समझ में आई बात? तो ये हो गया स्टेट ऑफ नेचर का जो सिद्धांत। कई बार क्वेश्चंस इस प्रकार से आते हैं, मैं क्वेश्चंस बता देता हूं, ये तो एक स्टोरी की फॉर्म में हमने देखा है। क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर है, जो उन्होंने प्राकृतिक अवस्था बताई है, वह किस प्रकार की है? तो मैंने बता दिया आपको प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की है, अराजकता की है, कोई ऑर्डर नहीं है वहां पर, सोसाइटी अराजक है, युद्ध है। इसमें एक शब्द आता है, सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति है। ये आप याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, अच्छा लगता है इस तरह के शब्दों का जब आप अपने आंसर्स में यूज करते हैं। सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति है। तो सभी के विरुद्ध युद्ध का मतलब यह है कि व्यक्ति क्रूर है, हिंसक है, प्रतिस्पर्धी है, और कोई डिफाइन करने वाला लॉज को और इम्प्लीमेंट करने वाला कोई एक केंद्रीकृत शक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, तो व्यक्ति अराजकता फैलेगी। तो इस तरह की कंडीशन से निकलने के लिए फिर सामाजिक समझौता किया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता आखिर क्या है? इसी के अंतर्गत एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है वह लेवियाथन और लोगों के बीच में किया गया है या लोगों और लोगों के बीच में किया गया है? तो
ऑब्वियसली लोगों ने आपस में समझौता किया है, लेवियाथन का कोई लेना देना उसमें नहीं है, समझौता करके उन्होंने तो अपने अधिकार और स्वतंत्रता लेवियाथन को सौंप दी। तो लेवियाथन की बात अगर यहाँ की जाए, जैसे ही आप लेवियाथन पुस्तक का एक जो उसका कवर पेज है उसे अगर इंटरनेट से आप डाउनलोड करें, गूगल पे डालना, आप लेवियाथन पुस्तक डाल देना, उसका फ्रंट पेज आ जाएगा। तो फ्रंट पेज कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है कि उस पर एक फ्रंट पर एक बना हुआ है समुद्र में एक राक्षस टाइप में। अब राक्षस टाइप में बना हुआ है व्यक्ति एक, और उसके एक हाथ में है धर्मदंड और दूसरे हाथ में है तलवार। अब ये क्या चीज है? इससे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक हाथ में धर्मदंड और दूसरे हाथ में जो तलवार है वह किसका प्रतीक है? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जो धर्मदंड है वह तो प्रतीक है धर्म पर सत्ता का, और जो तलवार है वह प्रतीक है राजनीतिक सत्ता का। यानी ये कि हॉब्स का जो लेवियाथन है वह धर्म पर और राजनीतिक सत्ता पर दोनों पर बराबर कंट्रोल रखता है। अब ऐसा क्यों किया है हॉब्स ने? देखिए इसके पीछे भी रीजन है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। आप बस कड़ी से कड़ी मिलाते जाइए और रीजंस को जानते जाइए, हर चीज को क्वेश्चन पे क्वेश्चन कि आखिर ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया, रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज के पीछे रीजन है। जो धर्मदंड है वह ये प्रतीक है, ये दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। जो धर्म है वह राज्य के अंडर में काम करेगा, यानी ये कि धर्म की कोई मनमाफिक व्याख्या नहीं होगी, धर्म की वही व्याख्या मान्य होगी जो कौन करेगा? राज्य करेगा, शासक करेगा। दूसरे हाथ में है तलवार, तलवार प्रतीक है राजनीतिक सत्ता का, एक पावर का, सैन्य पावर। तो जो सत्ता है, जो राजनीतिक निर्णय है, वह भी कौन डिसाइड करेगा? लेवियाथन डिसाइड करेगा। तो इस प्रकार से धर्म और राजनीतिक सत्ता, इन दोनों के ऊपर लेवियाथन का जो शासक है, जिसे निरंकुश शासक कह सकते हैं आप, वह उसके अंडर में रहेंगे दोनों, धर्म और राजनीतिक सत्ता। ये है हॉब्स के मोटे मोटे जो बेसिक थिंकिंग जो हॉब्स की है, अगर हॉब्स को आप डिफाइन करें तो ये है। बाकी के जो उसके पॉलिटिकल विचार हैं वे इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। बेसिक चीज समझने की यही थी। आई होप आपको हॉब्स समझ में आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।